गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली क्लास हमने कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.1 की ली, जिसमें अपन ने मेनली 2 या 3 आकृतियों के आपस में जुड़ने से क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ रहा है वो अपन ने पढ़ा। तो अपन ने 5 क्वेश्चन किए थे पिछली क्लास में, अभी छठवां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो छठवां क्वेश्चन है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। दवा का एक कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है और दोनों सिरों पे क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो ये कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 mm है, ठीक है। और व्यास कितना है, 5 mm है, ठीक है। देखो कितना आसान है। तो ये जो कैप्सूल है वो बेलन के आकार का बना हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये बेलन है, ठीक है। और इस बेलन के आकार का बना हुआ है जिसके दोनों सिरों पे क्या लगे हुए हैं, एक एक अर्धगोला लगा दिए गए हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है कैप्सूल। और ये इसकी यहां से लेके यहां तक, ये पूरी जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 14 mm है, ठीक है। ये 14 mm है। तो अभी देखो क्या दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, व्यास 5 mm है तो त्रिज्या कितनी हो गई है, 2.5 mm। यहाँ तक सबको समझ में आया। और इसका अपन को क्या निकालना है, कैप्सूल का कुल पृष्ठीय, मतलब इसकी जितने भी पृष्ठ हैं उसका क्षेत्रफल अपन को निकालना है। बड़ा देखो आसान सा क्वेश्चन है, समझना क्या है वो बताता हूं। ये बेलनाकार है जिसकी व्यास 5 mm है और त्रिज्या हो गई 2.5 mm। तो इसी के सिरों पे बना हुआ है अर्धगोला। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, अतः अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या होगी, उसी के बराबर होगी, ठीक है। किसके बराबर, बेलन के बराबर। तो अतः अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी 2.5 mm। तो ये भी r हो जाएगी, ठीक है। और अर्धगोले की त्रिज्या अगर 2.5 mm हो जा रही है तो ये 2.5, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2.5। और ये 2.5, तो अर्धगोला ये इधर भी त्रिज्या ही होती है, ये कितनी हो गई है, 2.5 mm, ठीक है। तो इस बेलन की लंबाई कितनी है, ऊंचाई बोल दे वो कितनी बच गई है, यहां से लेके यहां तक ये पूरी 14 है। 14 में से 2.5 ये निकाल दो और 2.5 ये निकाल दो, तो टोटल 5 निकाल दो 40 में से, तो ये 9 mm क्या हो गई है, बेलन की ऊंचाई हो गई है। तो यहाँ अगर अपन लिखे बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलन की लंबाई कितनी हो जाएगी, ऐसे बता देते हैं। पूरी 14 में से 2.5 इधर वाला माइनस कर दो और 2.5 इधर वाला माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 9 mm, ठीक है। अब इसका निकाल लो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितने पृष्ठ हो गए इसके, टोटल 3 पृष्ठ हो गए। ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। ये भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, 2 तो ये हो गए। और तीसरा क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ, 3 हो गए, ठीक है। तो लिख दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। ये तो अर्धगोले का हो गया। फिर बीच में रहेगा बेलन का, कैप्सूल बना हुआ है ना पूरा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, वर्ताकार भाग को दोनों ढके गए ना अर्धगोले लगाने से, प्लस फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और ये दोनों तरफ के अर्धगोले मिलके एक तरह से पूरा गोला बना देंगे, ठीक है। त्रिज्या इसकी भी आर है और इसकी भी आर है, बेलन की भी आर है और अर्धगोले की भी आर है। तो अर्धगोले का क्या हो गया, 2πr²। बेलन का क्या होता है वक्र पृष्ठ, 2πrh। और इस अर्धगोले का क्या हो गया, 2πr²। तो 2πr² और 2πr² कितने हो गए,
4 पाई आर स्क्वायर। मैंने ये तो बोला था दोनों अर्धगोले मिला के पूरा गोला बना देंगे, और ये हो गया 2 पाई आर एच। दोनों में क्या कॉमन है? 2 पाई आर, इधर से 2 आर, ठीक है। और यहां से क्या बच गया? एच, ठीक है। मान रख दो अब, 2 इंटू पाई की जगह 22/7, और आर का मान क्या है? 2.5 mm। कितना है? 2.5 mm। और अंदर 2 इंटू 2.5 प्लस एच कितना है बेलन का? 9 mm, ठीक है। तो 2×2 = 44 इंटू 2.5/7, और 2.5 को 2 से गुणा किया तो 5, 5 में 9 जोड़े तो 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये आपका आ गया 44 इंटू 25 दूनी 50, तो 5.0। ये आपका आ गया 220। 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22, 220 वर्ग मिलीमीटर। या ऐसे लिख दो, सिंपल है, मिलीमीटर स्क्वायर है ना। एमएम में दे रखी थी ना, तो ये आ गया आपका 220 mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 6। बेटा दूं, समझ में आया होगा सभी को। बस इसके कुल पृष्ठ का निकालना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और ये बेलन का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का, बेलन का, और ये अर्धगोले का, 2 अर्धगोले मिलके एक बेलन प्लस एक पूरा गोला, और ये बेलन 2 पाई आर 2r प्लस एच। वैल्यू रख दो। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन देखो, ठीक है। कोई तंबू एक बेलन का आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तंबू जैसे अपन चारा डालने के लिए गांवों में रखते हैं ना, ऐसा वाला तंबू है, बेलन के आकार का, ठीक है। और इस पे क्या है? एक शंकु अध्यारोपित है। तो ये हो गया शंकु अध्यारोपित, ठीक है। यहाँ से अपन को इसकी त्रिज्या पता चल जाएगी, ये इसकी ऊंचाई पता चलनी चाहिए, ठीक है। और क्या बोल रहा है? यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर, ये ऊंचाई होगी 2.1 मीटर, ठीक है। और व्यास कितना है? 4 मीटर, तो 4/2, ये हो गया 2 मीटर व्यास। इसे त्रिज्या, तो त्रिज्या इसकी भी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 2.8 मीटर है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई भी दे दी है 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। कैनवास की लागत कितना ले रहा है? 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर, कैनवास की दर ना, कैनवास खरीदने की दर, कैनवास पर वे, ठीक है। ये है, तो अपन को कुल कैनवास की लागत भी बतानी है, ठीक है। और कितना कैनवास आएगा ये भी अपन को, कैनवास का क्षेत्रफल भी अपन को बताना है कि कितना आएगा, ठीक है, ये भी बता देंगे। और एक बात बोल रखिए, इसमें ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। अब चारा डालेंगे तो नीचे थोड़ी कैनवास रख देंगे, किस लिए? उसको खराब थोड़ी करना है चारे से, ठीक है। तो नीचे आधार पे वैसे भी अपन मैक्सिमम करते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो अपन आधार को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि आधार पे कैनवास नहीं चाहिएगा। तंबू बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है साइडों में और ऊपर ढकने के लिए इतना कैनवास चाहिए। तो बस इसका अपन को कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक तो कैनवास लगेगा इस बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठ में, ठीक है, वक्र पृष्ठ में,
इस बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठ में और एक इस शंकु के वक्र पृष्ठ में। ठीक है, इतना ही कैनवास लगेगा। तो लिख दो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलनाकार भाग का होता है 2 पाई आर एच। अच्छा एक बात देखो, इन दोनों की त्रिज्या सेम है क्योंकि इसी बेलनाकार भाग के ऊपर ये शंकु रखा गया है, तो दोनों की त्रिज्या सेम है तो आर ही मान लेते हैं। और ये होता है पाई आर एल। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, पाई आर, यहाँ से 2h और यहाँ से l। इस वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू आर कितना है 2 मीटर, 2 मीटर है ना आर, और h 2 इंटू एच कितना दे रखा है इसका 2.1 मीटर। ठीक है, प्लस l कितना दे रखा है 2.8। ठीक है, तो ये आपका हो गया 22/7 इंटू 2 इंटू 2.1, तो ये हो गया 4.2 और 4.2 को 2.8 जोड़ा तो 4 2 6 1 7 हो गया। ये 7 से 7 कट गया, 44 वर्ग मीटर आपका क्या आ गया है, कैनवास की जरूरत पड़ेगी। तो कुल लागत कितनी हो जाएगी, 1 वर्ग मीटर पे 500 रुपए होते हैं, तो 44 पे कितने हो जाएंगे 500 इंटू 44, तो 2 जीरो ऐसे की ऐसे, और 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 22,000, ये आपको 22,000 रुपए देने पड़ेंगे 44 वर्ग मीटर आपका, अगर कैनवास आपको चाहिए तंबू बनाने के लिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, समझ में आया होगा सभी को बहुत अच्छे से। ठीक है, तो कैनवास कहाँ चाहिएगा, बेलन के वक्र, ये जो बेलनाकार भाग है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक शंकु का है उसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इस शंकु वाला वर्तीय भाग और बेलन वाला वर्तीय भाग दोनों खोखला रहेगा क्योंकि तंबू है, और नीचे आधार में कैनवास की जरूरत बता नहीं रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा, 7वां। ठीक है, समझ में आया होगा सभी को अच्छे से। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा आसान है मैथ ना, अगर अच्छे से कंटिन्यूटी रखते हुए समझते हैं तो 8वां क्वेश्चन है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। इसका क्या है, वाले ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकु आकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखो बेलनाकार एक ठोस वस्तु आपके पास, ठीक है, इसमें क्या इसी आधार का व्यास और ऊंचाई वाला एक शंकु आकार क्या काट लिया जाता है, खोल काट लिया जाता है, तो ऐसे कट जाएगा। ठीक है, इसमें से शंकु निकाल लिया गया है एक तरह से पूरा, तो ये निकाल लिया है, तो ये वर्तीय भाग इसका चला गया है, वर्तीय भाग चला गया है, तो कौन सा बचा है, एक तो बेलनाकार का वक्र भाग, बेलन का क्या बच गया, वक्र भाग, प्लस में बेलन का कौन सा भाग बचा हुआ है अभी, ये नीचे वाला वर्तीय भाग बचा हुआ है। ऊपर वाला तो शंकु को निकाल लिया है, तो शंकु के वर्ग के साथ ही बेलन का वर्तीय भाग भी निकल गया है, लेकिन कौन सा भाग एक्स्ट्रा आ गया है, ये निकालने से अगर कलर करवाना है तो नीचे वर्त पे भी कलर करवा सकते हैं, बेलन के चारों तरफ वक्री भाग पे कलर करवा सकते हैं, और ऊपर इसके ढक्कन पे कलर नहीं करवाएंगे क्योंकि वो तो बाहर निकाल लिया है। तो अंदर क्या बच गया है, ये शंकु के वक्राकार भाग अंदर बच गया है, तो शंकु का वक्रीय भाग अपने पास आ गया है। तो अब अपने पास अगर इसका कुल ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो टोटल कितने हो गए हैं, शंकु का वक्रीय भाग, बेलन का वक्र भाग और बेलन का
वर्तीय भाग, ये आपके पास हो जाएंगे। अब वो सब दे रखा है, व्यास 1.4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1.4/2 0.7 सेंटीमीटर, ये आपकी त्रिज्या हो गई। ये ऊंचाई है। आपके पास एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई नहीं है, शंकु की त्रिज्या तो सेम ही होगी क्योंकि सेम आधार का व्यास वाला शंकु इसमें से निकाला गया है। तो शंकु की और शंकु की ऊंचाई भी सेम रही है, उतनी ही कैविटी निकाली गई है यहाँ तक जितनी उसकी बेलन की ऊंचाई है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे अपन, वो क्या हो जाएगी, क्योंकि वक्र भाग निकालना है तो तिर्यक ऊंचाई आपके पास होनी चाहिए √r² + h²। r कितना है 0.7 का स्क्वायर प्लस h कितनी है 2.4 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 7 7 7 49 तो 0.49 और 24 का करे तो 576, दो हम छोड़ गए तो ये आपका आ गया √6.25। वो किसका होता है 2.5 सेंटीमीटर का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी अपन को पता चल गई है। अब इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है। तो क्या क्या इस प्रकार बने ठोस से ऊपर से गड्ढा किया तो इसका बेलन का वर्तीय भाग तो चला गया, लेकिन शंकु का वक्रीय भाग आ गया। बाकी बच गया बेलन का चारों तरफ का, तो बेलन का वक्रीय भाग बच गया, और नीचे का पेंदा बच गया तो बेलन का वर्तीय भाग। तो लिख दो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वर्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। अभी एक ही वर्तीय पृष्ठ बचा है, ऊपर वाला तो शंकु आकार खड्डा करने से हट गया है। तो शंकु का क्या होता है πrl, त्रिज्या दोनों की सेम है इसलिए दोनों को स्मॉल r लिख रहा हूं। बेलन का वक्र क्या होता है 2πrh। ठीक है, और बेलन का वर्तीय क्या होगा जब त्रिज्या r है तो πr²। ठीक है, अब सभी में कॉमन क्या है πr, देखो सभी में कॉमन है πr। तो यहाँ से बच गया l, यहाँ से क्या बच गया 2h और यहाँ से क्या बच गया r। बस आगे वैल्यू रख के मान निकाल दो। यहाँ से शुरू करता हूँ, पाई की जगह 22/7, r की जगह 0.7, यहाँ तक तो ठीक है। अंदर देखो, अंदर गया l की जगह अभी निकाला था 2.5 प्लस 2 इंटू h की जगह h कितना है देखो वहां लिखा हुआ है 2.4 और r की जगह 0.7। ये आ गया ऐसे कैसे, देखो 7 को 7 से काटा 0.1 बार कट गया, 22 को 0.1 से गुणा किया तो 2.2 इंटू ये देखो 2.5 और इसको 2 को 2.4 से गुणा किया तो 4.8, 4.8 में 7 जोड़ा तो 5.5 और 5.5 में 2.5 जोड़ा तो 5.5 में 2.5 जोड़े तो 8, ये हो गया 8। ठीक है, ये 8 हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, बाई इंटू एक तो चिंतर होता है वैसे भी, तो ये आ गया 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन बोल रहा है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में देना है, तो 5 से बड़ा है 6, तो जो 5 से बड़ा होगा तो ये 7 क्या हो जाएगा अगले में हो जाएगा। अगर ये 5 से छोटा होता तो 7 क्या होता पिछले में कन्वर्ट हो जाता। तो 17.6 लगभग, पहले 17.5 से ज्यादा है तो 18 में बदल जाएगा। तो ये आपका 18 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में आंसर देना है, तो आपका आंसर हो गया 18 वर्ग सेंटीमीटर। सबको समझ में आया होगा अच्छे से, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अगर आपने अच्छे से अपना डायग्राम ड्रा कर लिया कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। कि चाहे कितने भी आकृति जोड़ दे हम उनका क्षेत्रफल पता कर लेंगे कि कौन सा आकृति जोड़ने से क्षेत्रफल ढक गया है और कौन सा क्षेत्रफल नया आ गया है। बस इतना ही ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 9,
तो 9 है क्वेश्चन नंबर, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। लकड़ी के एक ठोस बेलन पर, देखो जी ये लकड़ी का एक ठोस बेलन है, ठीक है, इसके प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला, ठीक है, एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। देखो यहाँ से अर्धगोला ऐसे निकाल लिया, एक खड्डा कर दिया है, और ये अर्धगोला यहाँ से ऐसे निकाल लिया, इसकी त्रिज्या ये r है और इसकी भी ये त्रिज्या क्या है r। तो ये बेलन की जितनी त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। ये बेलन में से, ये जो बेलन है उसमें से ये 2 अर्धगोले निकाल लिए हैं, ये भी अर्धगोला निकाल लिया है। अब भाई खड्डा किया है, अर्धगोला निकाला है, तो उससे अपन क्या समझे, ये भी अर्धगोला है, ठीक है, उससे क्या समझे कि ये वर्तीय भाग इधर भी नहीं है और वर्तीय भाग इधर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खड्डा किया है, खोखला है, वो ठोस क्या हो गया, अभी खोखला हो गया है। तो इसका अंदर का वक्रीय भाग है गोले का, अर्धगोले का वक्रीय भाग है, लेकिन अर्धगोले का बोल दो चाहे बेलन का बोल दो, ये वर्तीय भाग निकल गया है क्योंकि खड्डा कर दिया है। इधर भी वर्तीय भाग निकल गया है और अंदर क्या है, वक्रीय भाग है अर्धगोले का, और बाकी क्या बच रहा है, बेलन का वक्रीय भाग चारों तरफ का। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये बेलन की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और आधार की त्रिज्या कितनी बोल रहा है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वस्तु का, ये तो बड़ा आसान हो गया, मैंने आपको जो समझाया वही अगर आप लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जी, देखो ये वस्तु है, एक ठोस बेलनाकार कोई वस्तु थी, उसमें दोनों तरफ से अर्धगोले निकाल दिए गए, अर्धगोले का निकाल दिए गए मतलब अर्धगोलाकार खड्डा किया गया, इधर भी इधर भी। तो बेलन का बोल दो चाहे अर्धगोले का बोल दो, वर्तीय भाग दोनों तरफ नहीं है, लेकिन कौन से भाग है, इधर भी वक्रीय भाग है किसका, अर्धगोले का, और इधर भी कौन सा भाग है, वक्रीय भाग है, क्योंकि अंदर है उधर कलर हो सकता है, खड्डा किया है तो अंदर तो कलर कर ही सकते हैं, बाकी और कलर कहाँ कर सकते हैं, बेलन के चारों तरफ। तो ये भी वक्रीय भाग है, लेकिन ये किसका है, ये बेलन का है, ठीक है। बेलन का वक्रीय भाग अपन जानते हैं, जब त्रिज्या r और ऊंचाई h तो 2 पाई r होता है, और अर्धगोले का अपन जानते हैं क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर इधर और 2 पाई r स्क्वायर जब त्रिज्या r। बस इनका ऐड कर देंगे तो अपन को वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ से लिखने शुरू करो, अर्धगोले का वक्रीय भाग, बेलन का वक्रीय भाग और अर्धगोले का वक्रीय भाग। तो सबसे पहले लिख दो अर्धगोले का वक्रीय भाग का क्षेत्रफल प्लस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर तीसरा जो नीचे अर्धगोला निकाला गया है उसका भी आंतरिक वक्र पृष्ठ है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा एक बात और, अब इनका क्या है, आंतरिक वक्र पृष्ठ है, तो वो त्रिज्या भी आंतरिक होगी, ये आंतरिक ही तो दे रखी है, ठीक है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ इसका है, आंतरिक वक्र पृष्ठ इसका है। तो वैसे अपन सीधा समझे तो क्या हो गया है, ये आधा गोला और आधा गोला मिलके क्या हो गया, पूरा गोला निकल गया है इसके अंदर से। चलो ऐसा नहीं सोचेंगे, अभी ऐसे ही सोचो, 2 पाई r स्क्वायर और यहाँ से 2 पाई r h बेलन का, और फिर 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर और 2 पाई r स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। कॉमन क्या है, दोनों में 2 पाई r कॉमन है, 2 पाई r, तो यहाँ से बच गया 2r और यहाँ से क्या बच गया h, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 इंटू पाई की जगह 22/7, r की जगह 3.5 और 2 इंटू r की जगह 3.5 प्लस h की जगह क्या है, हाइट कितनी है इसकी 10, शाबाश। आगे सोल्व कर लो, देखो 7 पंजे 35.5 बार, तो 22 पंजो 110, 22 पंजे 110, तो पॉइंट लगा दो, तो ये हो गया 11, 11 दूनी 22, तो अंदर तो फिर 22 हो गया। या वैसे देख लो
0.5 को लिख सकते हैं 1/2, 2 से 2 कट गया, बच गया 22। बाकी अंदर क्या हो गया, 3.5 को 2 से, 3.5 को 2 से गुणा किया तो 7, 7 को 10 से जोड़े तो 17, और 22 को 17 से, 17 दूनी 34, असिल 3, 17 दूनी 34 से 3 37, 374 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये प्रश्नावली 12.1 अपनी पूरी हो गई है कक्षा 10 की। इसमें अपन ने मेनली क्षेत्रफलों के संयोजन के बारे में पढ़ा कि कैसे दो आकृतियों को जोड़ने से उनके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ता है और कौन सा क्षेत्रफल एक्स्ट्रा आ जाता है और कौन सा क्षेत्रफल हाइड हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्नावली 12.2 में हम आयतनों में क्या प्रभाव पड़ता है जब दो आकृतियों को जोड़ दिया जाता है, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे आने वाली क्लास को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, सो दैट आने वाली क्लासेस का आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।